नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नई नवेली बहू दीपा को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नज़र ही नहीं आ रहा था। शायद किसी बात से नाराज़ है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास नीरजा जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार दीपा टाल जाती थी। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से नीरजा जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद नीरजा जी ने अपने बेटे धीरज से कहा, बेटा क्या बात है, बहुत चुप चुप ही रहती है और चेहरे में भी लगता है जैसे कोई नाराज़गी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो कुछ पता नहीं है, धीरज ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी होगी, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है माँ, जब आएगी तब बात करके देख लूँगा, कहकर धीरज अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब धीरज घर आया तो देखा नीरजा जी उदास बैठी। उन्हें यूं उदास देखकर नीरजा जी ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? धीरज के सवाल पर नीरजा जी ने उसकी तरफ नज़रें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तो एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रहे हो? धीरज नीरजा जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा हैं नहीं, भला इतने बड़े कमरे का काम मैं क्या करूँगी, इसलिए बड़ा कमरा तू ले ले और मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ रहने दो ना, क्या ज़रूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी दीपा नहीं, वो क्या सोचेगी और लोग दीपा के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। धीरज हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर नीरजा जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन धीरज के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो नीरजा जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वो भी यहीं कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर धीरज बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम में आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर धीरज एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या? अचानक से धीरज के सवाल को सुनकर नीरजा जी झेंप गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे दीपा और धीरज के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन धीरज जब घर आया तो दीपा आ चुकी थी। धीरज को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि दीपा का भी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अक्सर धीरज नोटिस करता था कि दीपा और नीरजा जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। फिर कुछ दिनों बाद दीपा दोबारा मायके गई। उस दिन भी धीरज शाम को लौटा तो नीरजा जी चुप उदास बैठी हुई थी। धीरज ने फिर इसका कारण पूछा तो नीरजा जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह में पूजा करूं तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते नीरजा जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या, मुझे दिखता नहीं है तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि धीरज कुछ पूछता, नीरजा जी ऐसा कहकर रसोई में धीरज के लिए चाय बनाने चली गई। जब धीरज के मन में भी हलचल सी होने लगी, आखिर कुछ तो है, जब भी दीपा मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब क्यों जिद करती है, पहले कमरा और अब पूजा घर। जब दीपा घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ नहीं बता रही है। वहीं सोफे पर नीरजा जी का फ़ोन पड़ा हुआ था। धीरज ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को दीपा की मम्मी का फ़ोन आया हुआ था। धीरज को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा नीरजा जी से पूछा भी, पर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण धीरज को पूजा घर भी उनके कमरे में ही शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन धीरज जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि दीपा मायके से आ गई। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर धीरज पूछे किससे? दीपा से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा है कि वो क्या करना चाहती है, मैं क्या कहूँ।
इसके आगे धीरज भी कुछ न कह सका, पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद दीपा वापस मायके गई। इस बार नीरजा जी ने धीरज से दीपा के दहेज में आया हुआ टीवी दीपा के कमरे में लगाने को कहा। इस बार धीरज बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी दीपा मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसको यहाँ सेट करो, उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताती क्यों नहीं हो आप? धीरज को इस तरह चिल्लाते देखकर नीरजा की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर न बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। नीरजा जी की बात सुनकर धीरज को हैरानी हो गई। फिर बड़े प्यार से नीरजा जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोते रोते नीरजा जी ने जो बात कही सुनकर धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूँगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं है, भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूँगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है, जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब नीरजा जी को धीरज की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर नीरजा जी ने बोलना शुरू किया। याद है तुम्हारी शादी के बाद जब दीपा का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद दीपा की माँ का फ़ोन आया था, तब मुझे पता चला कि दीपा ने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद को इस्तेमाल करने के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छा का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी जाएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे कमरे में सारा सामान कैसे आता है। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब दीपा दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही, लेकिन यह भी तेरी गलत फहमी ही साबित हुई। दीपा वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फ़ोन आ गया। कहने लगी कि दीपा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और बेटा आपका लिहाज करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखें। आप तो सुबह सुबह अपनी पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फ़र्ज़ है। आप तो अभी भी नई सास बनी है, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा दिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते नीरजा जी जोर जोर से रोने लगी। धीरज खूब देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो धीरज उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर ले आया और नीरजा जी को देकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आज की आपको हमारी कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।